नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, पूरी दुनिया में तमाम ऐसी घटनाएं घट रही होती हैं और उन घटनाओं में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम ना हो, हस्तक्षेप ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब विश्व में कोई भी घटना घट रही हो उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जरूर हस्तक्षेप देखने को मिलता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ करके ऐसे बयान देते हैं, ऐसे कदम उठाते हैं ताकि उनको समाचार पत्रों में सुर्खियां मिले और वो ट्रेंडिंग में बने रहें। मतलब एक प्रकार के वो सोशल जीवी हो गए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि टैरिफ को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे कड़े फैसले लिए थे जिनकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही थी और कई देशों से उनके जो संबंध हैं वो खराब भी हो गए हैं। उसके बाद युद्धों को लेकर के जो लगातार कई देशों के बीच संघर्ष चल रहे हैं, युद्ध जैसे हालात हैं, तनावपूर्ण स्थिति है, उनको शांति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उनके द्वारा दावा किया गया था और कहा गया था कि मैंने कई देशों के बीच युद्ध रुकवाए हैं और शांति स्थापित की है, तो मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। नोबेल पुरस्कार की दावेदारी को लेकर के भी वो काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहे हैं। हालांकि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और उनको नहीं दिया गया है। अभी हाल ही में साथियों गाजा शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था मिस्र में और इस सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी गतिविधि कर दी है, ऐसी एक्टिविटी उनके द्वारा की गई है जिनको लेकर के वो चर्चा में बने हुए हैं। आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गाजा शांति सम्मेलन में जो है गाजा और हमास को लेकर के, मतलब गाजा के जो हमास संगठन है, गाजा और इजराइल को लेकर के दोनों देशों के बीच जो पिछले 3 वर्षों से युद्ध चला आ रहा है उसको समाप्त करने के लिए और वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। सबसे चर्चा का विषय ये हुई साथियों कि इस मीटिंग में या फिर इस सम्मेलन में इजराइल और गाजा दोनों देशों को, जिनको दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित करवाना था, मतलब कि शांति स्थापित करवाना था, उन दोनों देशों को नहीं बुलाया गया था। तो ये भी चर्चा का विषय है, इनको क्यों नहीं बुलाया गया, उसके पीछे क्या वजह है, इन सारे मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप खबरों में देख सकते हैं भारत की समाचार एजेंसियां हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम समाचार एजेंसियां, इनमें भी कई आर्टिकल्स प्रकाशित किए गए हैं इसको लेकर के। इसके अलावा साथियों भारत को भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रण भेजा गया था, आमंत्रण मिला था, लेकिन भारत ने इसको गुट निरपेक्षता का पालन करते हुए किसी भी गुट में शामिल, क्योंकि ये जो सम्मेलन है ये 2 गुटों का बना हुआ है। दरअसल इसमें कुछ लोग इजराइल का समर्थन करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो इजराइल का समर्थन करते हैं और कुछ देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन भारत दोनों देशों की गुटनिरपेक्षता अपनाता है। उसके तहत भारत ने अपने प्रतिनिधि, जो भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह जी, उनके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पर किया गया था। साथियों दरअसल 13 अक्टूबर 2025 को गाजा शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो गाजा, जैसे कि आप आगे हम चर्चा करेंगे, गाजा में लंबे समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त करना है और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार से इमेजेस में देख सकते हैं 20 से ज़्यादा देशों के जनप्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेने के लिए मिस्र में पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत हुई है। साथ दरअसल यह सम्मेलन शर्म अल शेख शहर में आयोजित किया गया था। मिस्र का एक शहर है, आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, शर्म अल शेख शहर, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और सम्मेलन की सह अध्यक्षता, क्योंकि 2 देशों के द्वारा अध्यक्षता की गई है, इसमें से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, इन दोनों राजनेताओं ने मिलकर के इसकी अध्यक्षता की है और उसका पूरी तरह से संचालन किया गया है। आप इस प्रकार से खबरों में देख सकते हैं। साथियों अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित क्यों हो रहा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप बहुत सारे लोग जो लगातार समाचार पत्रों से अपडेट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसके मामले में ज़रूर जानते होंगे कि गाजा और इजराइल को लेकर के पिछले 2-3 वर्षों से लगातार संघर्ष चल रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको मैप में ओवरव्यू समझा देता हूँ कि इनके पीछे युद्ध क्यों हो रहा है और वर्तमान में क्या स्थिति है। साथियों ये देश हैं सभी मध्य पूर्व के देश कहलाते हैं। इनमें आप देख सकते हैं इजिप्ट यानी कि मिस्र है, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन। इसके अलावा ये सभी देश यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये मध्य पूर्व के देश कहलाते हैं और यहाँ पर ही स्थिति देखने को मिल रही है। आप ये देख रहे हैं जो ब्लैक है, आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया पूरा कहलाता है। दरअसल साथियों पहले ये फिलिस्तीन का हिस्सा था, फिलिस्तीन देश यहाँ पर हुआ करता था और फिलिस्तीन में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के मानने वाले, तीनों धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जो यरूशलेम है, यरूशलेम जो फिलिस्तीन की राजधानी है, वहाँ पर यहूदी धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। जिस प्रकार से मक्का और मदीना इस्लाम धर्म के लिए एक प्रमुख शहर के रूप माना जाता है, काफ़ी धार्मिक शहर है, उसी प्रकार से यरूशलेम जो है वो यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक धार्मिक शहर के रूप में देखा जाता है। साथियों अब विवाद की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जैसे मैंने बताया कि जो पूरा एरिया है, इसको आप छोटे मैप में देखेंगे तो ये पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था।
अब साथियों, दोनों देशों के बीच जो संबंध चल रहे हैं वो काफ़ी लंबे समय से हैं। इसके बारे में इतिहास में बात हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो पूरा एरिया है, ये आप देख सकते हैं फिलिस्तीन का हुआ करता था। इजराइल के जो लोग थे वो छोटे कम मात्रा में हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कब्जा करना इन्होंने शुरू किया। और अब आज की जो वर्तमान की स्थिति है, आप देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया है पीले कलर में आप देख रहे हैं, ये फिलिस्तीन के पास है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा वर्तमान में जो स्थिति है आप देख सकते हैं, ये पूरा पीले कलर में आप देख रहे हैं, ये फिलिस्तीन का पार्ट है। साथियों, फिलिस्तीन में दरअसल तो आप ये जो फिलिस्तीन है दरअसल दो हिस्सों में टूट गया है। पहले ये पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन बीच से इजराइल ने कब्जा करना शुरू किया है और फिलिस्तीन को दो हिस्सों में टूट गया है। जो एक वाला हिस्सा साथी उसी प्रकार से वेस्ट बैंक कहते हैं, दूसरा जो कहलाता है गाजा स्ट्रिप कहलाती है, गाजा पट्टी कहलाती है। जो विवाद है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के, वो गाजा पट्टी को लेकर के है। दरअसल फिलिस्तीन का ही एक पार्ट है ये, लेकिन यहाँ पर भी मतभेद है और दो जो गुटों का शासन है वो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर गाजा पट्टी में हमास नाम का एक संगठन है, इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग हैं जो यहाँ पर शासन करते हैं, और फतेह नाम का संगठन है जो वेस्ट बैंक में शासन करता है। तो साथ ही दोनों में मतभेद है और इसी चीज़ को लेकर इजराइल चाहता है कि जो गाजा पट्टी है पूरे इजराइल के कब्जे में आ जाए, और इजराइल से पूरा अपना देश मानता है, अपना हिस्सा मानता है, जबकि फिलिस्तीन लगातार संघर्ष करता रहता है। तो इन्हीं दोनों देशों में 2023 से लगातार अभी तक संघर्ष चल रहा है। इसको शांति बदलने के लिए गाजा में शांति सम्मेलन, इसको गाजा शांति सम्मेलन के नाम से मिस्र में, आप यहाँ देख सकते हैं, ये मिस्र है, इसके जस्ट में बगल लगा हुआ देश मिस्र है। यहाँ पर इसका शांति जो शहर है मिस्र का शर्म अल शेख, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। साथियों, जब ये घटना घटी है, घटना घटने के बाद कई सारे ऐसे लोग थे जहाँ पर युद्ध के समय वो लोग अपने घर द्वार छोड़ करके और जो सुरक्षित जगह हैं, या फिर जो कहें कि जो एक तरह से कह सकते हैं शरणार्थी शिविर है, सरकार के द्वारा, यूएनओ के द्वारा शरणार्थी शिविर बनाए गए, तो वहाँ पे लोग जाकर के रह रहे थे। लेकिन अब जब से समझौता हुआ है, समझौते होने के बाद से लोग वापस लौटना शुरू हो गए हैं। और अभी जो अपडेट निकल कर ये आ रही है कि इजराइल ने जो बंधक बनाए थे हमास के लोगों को, तो उनमें से 200 लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया है, अपने जेलों से रिहा कर दिया है। और आप देख सकते हैं जब से चेक पोस्ट खोले गए हैं, इस प्रकार से खबरें इमेजेस निकल के आ रही हैं कि कई लोग अपने घरों के लिए वापस लौट रहे हैं। और बात करें दोनों देशों के बीच जो कब्जा, मतलब जो अपने कब्जे में थे, मतलब जैसे कि इजराइल ने बंधक बना लिए थे, उसके अलावा हमास ने भी कई इजराइल नागरिकों को बंधक बना लिया था, तो दोनों देशों की तरफ से रिहा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी खबरें आ रही हैं कि इजराइल की तरफ से 200 हमास के नागरिकों को रिहा कर दिया गया है जो उनको बंधक बनाया गया था, जबकि इसके जवाब में हमास के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 48 लोगों की लिस्ट दी गई थी कि 48 लोग आपके कब्जे में हैं हमास के, तो हमास ने सिर्फ 24 लोगों को वहाँ से रिहा किया है। इजराइल के जो 48 नागरिक थे वो हमास के कब्जे में थे, उनमें से सिर्फ 24 लोगों को रिहा किया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि इस सम्मेलन के तहत, क्योंकि ये सम्मेलन दो गुटों में बटा हुआ है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मतलब कुछ ऐसे देश हैं जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग, चाहे इराक हो, ईरान हो, सीरिया हो, तुर्की हो, ये हमास का संगठन, हमास का मतलब कि समर्थन करते हैं। और उसके बाद अमेरिका, यूरोपीय जैसे देश हैं जो इजराइल का समर्थन करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे ईरान के ऊपर बमबारी की थी और बम बरसाए थे। तो इस प्रकार से घटनाएं भी देखने को मिली हैं। साथ ही लौटना शुरू हो गए हैं आगे आने वाले समय में जैसे जैसे घटनाएं होती हैं। और क्योंकि ये देखिए जो शांति सम्मेलन है ये पहली दौर का वार्ता है, इससे पहले जो कई दौर में वार्ता हुई थी, लेकिन जो सम्मेलन है ये पहला सम्मेलन है। तो आने वाले समय में और भी कई ऐसे सम्मेलन आपको देखने को मिलेंगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि दोनों देशों के बीच 20 शर्तें जो रखी गई थी उनमें कुछ शर्तों को लेकर के दोनों देश मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत सारे शर्तें हैं जिनको लेकर के दोनों देशों में असहमति बनी हुई है। तो आने वाले समय में देखने वाली बात है क्या होता है। बहरहाल साथियों, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो चर्चा में रहने के लिए कई ऐसे बयान दिए गए हैं, तो उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में चर्चा में रहने चाहते हैं और वो जानते हैं कि भारत की क्या अहमियत है। तो किसी भी मंच हो, कोई भी किसी प्रकार का मंच हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर अमेरिका में हो, उनके द्वारा भारत को लेकर के जरूर कुछ ना कुछ बयान दिया जाता है, ताकि भारतीय जो उपमहाद्वीप है, भारत, पाकिस्तान, यहाँ तक कि चाइना, रूस, इन सभी देशों में इनकी पॉपुलैरिटी या फिर इनकी चर्चा का विषय ये बने रहें, इसके लिए बयान देते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये दोनों देश, भारत काफ़ी अच्छा देश है, काफ़ी ग्रेट महान देश है और हमारे संबंध अच्छे हैं, इस चीज़ की तारीफ की। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और जो भारत है वो दोनों मिलजुल कर रहेंगे, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। आइए पहले मैं आपको एक वीडियो सुनवाता हूँ ताकि आप इसको सुन सकते हैं। A great country with a very good friend of mine at the top, and
He's just done a fantastic job, and I think यहाँ पे ट्रम्प अभी देख सकते हैं आप, तारीफ कर रहे हैं। very nicely together, right? ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही बयान देते हैं कि दोनों देश जो है शांत रहेंगे और उसके बाद दोनों देश मिलकर जुलकर रहेंगे, तो जब वो पीछे खड़े हुए शहबाज शरीफ की ओर देखते हैं, शहबाज शरीफ का जो रिएक्शन होता है वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, और ये पूरी जो खबर है ये पूरी चर्चा में बन जाती है। बहरहाल साथियों, उसके बाद जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, उसके बाद से भारत के समाचार पत्रों में इस चीज़ को लेकर चर्चा बन जाती है। और उसके अलावा एक घटना और घटती है साथियों। दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपनी स्पीच के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोलने का मौका देते हैं थोड़ा सा, तो वो लगभग लंबे समय तक बोल जाते हैं, और इस दौरान वो आप उनको सुन सकते हैं। After untiring efforts led by उनके द्वारा तारीफ की जा रही डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी पूरी दुनिया में शांति स्थापित करवाया है, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। जो पुराना राग है उनके द्वारा आलाप किया जाता है, पुराने जो बयान है उनके द्वारा यहाँ पर किए जा सकते हैं, आप इनको सुन सकते हैं। वो कुछ समय के लिए बोलने का कहते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक लगभग 10 से 5 मिनट तक के भाषण अपना जारी रखते हैं। with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for तो आप देख सकते हैं इन्होंने अभी नोबेल पीस प्राइज देने की बात की। हालांकि काफ़ी समय से लोग इसको समर्थन करते रहे हैं, तो 2025 का निकल गया, आने वाले समय में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिल जाए। लेकिन आपको बता दें कि इस प्रकार के बयान और इस प्रकार के पाकिस्तान को लेकर सामने रख करके बयानबाजी करना, इस प्रकार घटनाएं एक्टिविटी करना कहीं ना कहीं भारत के महाद्वीप में और भारत के लिए समाचार पत्रों में ये सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा साथ ही घटना और घटी, इसको लेकर के चर्चा कर लें, तो आप इस वीडियो को सुनिए। Woman, a young woman who's I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. इसमें आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो जॉर्जिया मतलब इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनको उन्होंने विश्व की सबसे सुंदर महिला बताया। आप खूबसूरत हैं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो पीछे मुड़कर देखने लगते हैं, जैसे वो बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि आप अमेरिका में किसी महिला को खूबसूरत कहते हैं तो आपका राजनीतिक कैरियर खतरे में पड़ सकता है, लेकिन मैं जोखिम उठाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी की तरफ उन्होंने भाषण दिया और कहा कि आप काफ़ी खूबसूरत हैं, और कई प्रकार के उनको कटाक्ष करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है इन तमाम देशों के साथ जितने भी देश में भाग लिए, तो सिर्फ एक महिला, अकेली महिला प्रधान प्रतिनिधि थी जो इस सम्मेलन में भाग ली हुई थी। तो इसकी वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आलोचना हो रही है कि आप महिलाओं के प्रति इस प्रकार का सम्मान रखते हैं और उतने बड़े मंचों पर इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं ताकि आप चर्चा में बने रहें। तो कहीं ना कहीं इसके लोग कई लेकर के अमेरिका के ही लोग, कई ऐसे लोग हैं जो राजनेता हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनकी टिप्पणी की आलोचना की है। इसके अलावा साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जो तुर्की की राष्ट्रपति हैं रेजब तैयप एर्दोगन, उनके द्वारा भी मेलोनी को लेकर के एक बयान दिया गया और उसे कहा गया कि आप ये स्मोकिंग करते हैं, इसको कब छोड़ेंगे। तो ऐसे मंचों पर महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाओं से इस प्रकार का बर्ताव करना कहीं ना कहीं इनकी नीयत को दर्शाता है। बहरहाल इस प्रकार तमाम खबरों को लेकर के चर्चा बना हुआ है। और उसके बाद देख सकते हैं आप जो ये समझौता है, जो संधि हुई है, उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस समझौता कितने हद तक सफल होगी इसके बारे में देखना होगा। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच जो दुश्मनी चल रही है, तो इसके अलावा साथ ही सबसे खबर इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती है कि दोनों देशों के बीच समझौता होना था इजराइल और गाज़ा को लेकर के, लेकिन दोनों देशों को नहीं बुलाया गया। इसके पीछे क्या वजह है? दोनों देशों के बीच 2023 से लेकर 25 तक लगातार युद्ध जैसी स्थिति है। इजराइल हमास को एक आतंकी संगठन मानता है, जबकि ये समय बताया कि हमास जो है एक वहाँ का संगठन है जो गाज़ा में शासन कर रहा है, जबकि खुद को फिलिस्तीन की वैध आवाज़ बताता है और कहता है कि मैं फिलिस्तीन की तरफ से हम यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से बयान। इसके अलावा अगर दोनों को एक ही मंच पर बुलाया जाता है तो सम्मेलन में टकराव या बहिष्कार की स्थिति बन सकती है। दूसरा सबसे वजह प्रमुख ये है कि सम्मेलन का जो मकसद है वो मध्यस्थ लोगों की पहल दिखाना था, मतलब जो इसकी मध्यस्थता कर रहे हैं उनका वहाँ पे इम्पोर्टेंस होना चाहिए, ना कि दोनों देशों का। उनको अलग से बात किया जाएगा ऐसा बताया गया है, जबकि सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोपीय संघ और कुछ अरब देश हैं जो इसका आयोजित कर रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले सहमति बने, पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों दबाव डालने का प्रयास किया जाए या फिर दबाव डाला जाए, उसके बाद से इजराइल और हमास से या फिर इजराइल और गाजा से दोनों से अलग से बात हम कर लेंगे। बहरहाल दोनों पक्षों में विश्वास की कमी भी देखने को मिल रही है। इजराइल का डर है कि सम्मेलन में यदि इनके खिलाफ माहौल बनेगा तो इससे हमास का कहना है कि बिना फिलिस्तीनी जो प्रतिनिधि है, कोई भी यदि बिना प्रतिनिधि के वहाँ पर भाग लेता है तो एक तरफा हो सकता है, मतलब वहाँ पर एक बहिष्कार जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाएं क्योंकि दोनों एक दूसरे दुश्मन हैं, तो वहाँ पर जो आयोजन है सफल ना हो पाए या सम्मेलन है ये सही तरीके से न चल पाए। इसके अलावा सम्मेलन को नेचुरल प्लेटफॉर्म पर दिखाने की कोशिश की, जैसे मैंने बताया कि जो आयोजक देश है जैसे सऊदी अरब, अमेरिका, मिस्र से लोग जो हैं जो आयोजन कर रहे हैं वो चाहते हैं कि बिना राजनीतिक विवादों से ये ऊपर दिखाई दे। इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन या फिर रिस्ट्रिक्शन मानवीय और पुनर्निर्माण सम्मेलन का एक रूप दिया जाए, यानी पहले गाजा के लोगों की बात पर ध्यान दिया जाए फिर राजनीतिक बातचीत आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से मानवता को लेकर के दोनों देश जो हैं, कई सारे देश जो हैं ये अलग स्तर के एक मंच का इन्होंने गाजा सम्मेलन में भाग लिया। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि कब तक ये चलेगा और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं इसके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो आपको लाइक कीजिए, या हाँ हेल्पफुल आपको लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।